हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल पर्पस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्या कवर किया था? पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा। वो मेरा पार्ट 1 था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 फेडरलिज्म पार्ट 2। आज हम फेडरलिज्म का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने फेडरलिज्म में फेडरल गवर्नमेंट के बारे में कवर किया और वेरियस फेडरेशंस के बारे में कवर किया। दो प्रकार के गवर्नमेंट थी फेडरल गवर्नमेंट में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दो प्रकार के फेडरेशन थे, होल्ड टुगेदर फेडरेशन और कमिंग टुगेदर फेडरेशन। आज हम पढ़ेंगे जो बाकी बचा हुआ पार्ट जो फेडरलिज्म चैप्टर के रिलेटेड जो बचा हुआ पार्ट है वो पढ़ेंगे। ये चैप्टर 2 फेडरलिज्म के बारे में आज हम जानने जा रहे हैं और बाकी जो बचा हुआ पार्ट है वो हम आज पढ़ेंगे। बाकी जो फेडरल गवर्नमेंट जो बेसिक थिंग थी वो तो क्लियर है कि दो प्रकार की गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, और दोनों अपने अपने विषयों में ध्यान देते हैं। इन दिस वीडियो वी विल गेट टू नो दैट What makes the country India federal? मतलब हमारी कंट्री, हमारे देश इंडिया को फेडरल, मतलब किस तरीके से हमारी जो इंडिया है वो फेडरल कहलाती है, क्या क्या अरेंजमेंट्स होते हैं, किस तरह की तैयारियां की जाती है कि वो जो है कंट्री हमारी जो इंडिया है वो फेडरल कहलाती है। अभी हम वीडियो की जो अगली स्लाइड्स आती जाएंगी तो हम उसमें जानते जाएंगे कि किस तरह से हमारी कंट्री जो इंडिया है उसको हम एक मजबूती से आगे बढ़ाते जा रहे हैं और एक फेडरल तरीके से जो अरेंजमेंट्स हो रहे हैं उससे हमारा देश आगे बढ़ते जा रहा है। दैट व्हाट मेक्स अवर कंट्री इंडिया फेडरल और हाउ अवर कंट्री इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी एज फेडरल। मतलब कि हमारी इंडिया जो है, मतलब हमारा जो देश है वो किस तरीके से फेडरल कहलाता है। दैट व्हाट आर द वेरियस थिंग्स विच आर डन सो दैट अवर कंट्री इंडिया इज टोल्ड टू बी एज फेडरल। अब आप जान रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कई तरीके से अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, दैट देयर आर सेवरल अरेंजमेंट्स आर डन सो दैट in the political order our India is growing day to day. So you know that how our India is growing day by day because of the well developed and the systematic way of the political order. मतलब राजनीतिक तौर पे और इकोनॉमिक तौर पे और हर तौर पे हमारा देश जो है आगे बढ़ रहा है, जो क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है और एक तरीके से फेडरल के अरेंजमेंट्स है। इसीलिए हमारा जो देश है इन अरेंजमेंट्स, इन तैयारियों और इन थिंग्स के कारण हमारा देश आज इकोनॉमिक और वेरियस तरीक़ों से आगे बढ़ता जा रहा है। Now we will get to know about that what arrangements that are performed which makes India a federal nation। मतलब हमारे जो इंडिया, हमारे राष्ट्र को ऐसे क्या क्या अरेंजमेंट्स, ऐसी क्या क्या तैयारियां हैं जो फेडरल बनाती हैं। मतलब what are the various arrangements makes our India federal। So in our next slide we will cover that what are the subjects that are seen by the various types of federal governments। ओके, अब हम जानेंगे अपनी अगली स्लाइड में कि किस तरीके से अलग अलग लिस्ट तैयार की जाती है और फिर इसके पार्टिकुलर गवर्नमेंट जो है पार्टिकुलर लिस्ट में ध्यान देते हैं। पार्टिकुलर गवर्नमेंट लुक्स ओवर द पार्टिकुलर सब्जेक्ट एंड अ लिस्ट आर प्रिपेयर्ड ऑफ यूनियन स्टेट्स एंड अ कॉन्करेंट। इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार की लिस्ट होती है। मतलब कि गवर्नमेंट तो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, उसके अलावा होती है 3 प्रकार की लिस्ट जिसमें वेरियस सब्जेक्ट्स रखे जाते हैं, जिसमें पार्टिकुलर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ध्यान देती है। मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट में ध्यान देती है, स्टेट गवर्नमेंट अपना इसमें ध्यान देती है, स्टेट लिस्ट में ध्यान देती है, बाकी कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों गवर्नमेंट ध्यान देती है। तो अभी जैसे जैसे स्लाइड बढ़ती जाएगी तो मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताता जाऊंगा। यूनियन लिस्ट, इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड द करेंसी। द लॉ कैन बी मेड अलोन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। अब इसमें बताया गया है कि यूनियन लिस्ट में जो लॉ जो बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, किसके द्वारा बनाए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा लॉ जो है बनाए जाते हैं। और इसमें उनके जो विषय होते हैं वो देखिए आप, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग के सब्जेक्ट्स होते हैं, कम्युनिकेशन के सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफेंस ऑफ द कंट्री,
आत्मरक्षा, कंट्री की आत्मरक्षा, रक्षा के वो रहते हैं, सब्जेक्ट रहते हैं। तो इसमें वेरियस सब्जेक्ट रहते हैं जिसको सिर्फ केंद्र सरकार जो है ध्यान देती है। दैट इन द यूनियन लिस्ट देयर आर द some subjects which are only held by central government. Now the second list is state list, which consists of 66 subjects, and some of the subjects are given in my slide. And the previous यूनियन लिस्ट, जो पिछले यूनियन लिस्ट के बारे में आपको मैं बताया, उसमें 99 सब्जेक्ट्स कवर होते हैं। ये सब आ सकता है एग्ज़ाम में। तो 99 सब्जेक्ट्स जो हैं यूनियन लिस्ट कवर करती है, और स्टेट लिस्ट 66 सब्जेक्ट। इट कंटेन्स द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड द लोकल इम्पोर्टेंस सच एज द पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. Laws are made alone by the state government in their subject. It has generally 66 subject. इसमें जो है 66 यानी 66 सब्जेक्ट विषय होते हैं, जिसमें से कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. स्टेट लिस्ट में एग्रीकल्चर भी आप इंक्लूड हो जाता है, परंतु आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर जो है स्टेट और इंडिया दोनों के लिस्ट में आता है. तो किसी तरीके से एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट भी हम कह सकते हैं, वो उसमें क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में भी इंक्लूड होगा. तो यूनियन लिस्ट समझ गए कि जो सब्जेक्ट, जो विषय केंद्र सरकार के द्वारा देखे जाते हैं, और स्टेट लिस्ट जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा देखे जाते हैं. अब लास्ट और लिस्ट जो लिस्ट आती है वो आती है कॉन्करेंट लिस्ट. इट इंक्लूड्स द सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट, सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेशन. लॉज कैन बी मेड बाई बोथ. मतलब कि कॉन्करेंट लिस्ट में ये कुछ ऐसे गिने चुने मतलब कि विषय रहते हैं जिसमें दोनों सरकारें ध्यान दे सकती हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, मैरिज, शादी के लिए, एडॉप्शन एंड सक्सेशन के लिए, फॉरेस्ट के लिए, एजुकेशन के लिए, जो है कॉन्करेंट लिस्ट में दोनों सरकारें देख सकती हैं. और दूसरी चीज़ ये आती है कि अगर उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अगर किसी प्रकार से केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बीच में किसी प्रकार से कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं हम इसको लागू करेंगे, हम इसको लागू करेंगे, तब फिर क्या होता है, तब यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अ पावर. तब केंद्र सरकार के पास पावर रहती है कि वो अपने जो भी उन्होंने लेजिस्लेट करना चाहते हैं वह उसको लागू कर सकते हैं. उसमें राज्य सरकार कुछ नहीं बोल सकती अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ इन दैट टाइम. बट बाकी तो दोनों ही अब मिलजुल के बना सकते हैं. फिर डू यू नो व्हाट अबाउट द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स हु लुक्स ओवर देम. फिर यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन द रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स. फिर क्या होता है कि जो बाकी बचे हुए सब्जेक्ट हैं, बाकी जो ये तीनों में नहीं आते, कैटेगराइज्ड नहीं होते, तो उनका क्या होता है, तो रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स कहा जाता है, जो भी केंद्र सरकार के द्वारा देखा जाता है. यूनियन या सेंट्रल गवर्नमेंट पे कंफ्यूज मत होइएगा. यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही नाम है. वो मैं पहले ही बता चुका हूँ. जब यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अपन मीनिंग देखे थे तो उसमें मैंने बता दिया था डेफिनेशन में कि यूनियन गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ वी विल स्टडी दैट हाउ द फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड. अब हम करेंगे कि विभिन्न राज्यों में, विभिन्न पूरे देश में, हमारे पूरे देश में किस तरीके से जो फेडरलिज्म है वो प्रैक्टिस की जाती है, किस तरीके से डिवीज़न ऑफ पावर होता है. अब देखिए लिंग्विस्टिक स्टेट. द डिवीज़न ऑफ स्टेट, division of the state on the basis of languages. Division of the state on the basis of languages makes the country more united and made administration easier. अब इसमें क्या होता है कि लैंग्वेज के हिसाब से जो है स्टेट का बंटवारा हो जाता है. कोई भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कहा जाता है. जैसे जैसे लोग जहाँ पे रह रहे हैं उसी के हिसाब से नाम रख दिया जाता है. जैसे गुजरात में गुजराती लोग रहते हैं तो उनका हिसाब से नाम रख दिया जाता है. पर बाकी ऐसा नहीं है कि गुजरात वहाँ रहते हैं तो बंगाली लोग या और कोई धर्म या और कोई लैंग्वेज के लोग वहाँ नहीं जा सकते. वो भी वहाँ जा सकते हैं और वो भी आ सकते हैं. इससे क्या होता है कि यूनिटी बनती है और हमारा देश जो है आगे बढ़ता है और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारा आगे बढ़ता है. अब हम आप बताते हैं लैंग्वेज पॉलिसी. अब आता है सेकंड. अब ये जो है मतलब किस तरीके से प्रैक्टिस होती है फेडरलिज्म, ये बताया जा रहा है. तो इसमें पहला तो अपन ने देखा लिंग्विस्टिक स्टेट. लिंग्विस्टिक से आप याद रख सकते हैं लैंग्वेज. लिंग यानी लिंग्विस्टिक यानी लैंग्वेज हाउ ऑन द बेसिस डिवीजन ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेजेस. अब अपन आते हैं लैंग्वेज पॉलिसी में. कैसी कैसी पॉलिसी होती है लैंग्वेजेस की, कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल है, कौन से स्टेट की कौन सी लैंग्वेज है, क्या हुआ था मतलब हमारी हिस्ट्री में कि कौन सी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बात चली थी.
तो अब हम जान लेते हैं कि डू यू नो हिंदी इज़ नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे 40% जो कंसंट्रेशन है, 40% जो कंपोजिशन है पूरे इंडिया में हिंदी बोलते हैं। Hence we can conclude that there is no official language. Hindi is not official language because in India there are only 40% Indians speak Hindi and English was disregarded to accepted as official language. मतलब कि 40% जो हिंदी बोलते रहे हैं लोग, वो तो बहुत कम कंसंट्रेशन है, और बाकी जो 60% बचे वो अपनी अलग अलग भाषा बोलते हैं। तब क्या किया जाए? फिर इंग्लिश के बारे में सोचे कि इंग्लिश कौन कौन बोलता है, पर फिर भी इंग्लिश जो है 1965 में उसको मना कर दिया गया था कि जो कि डिसरिगार्डेड टू एक्सेप्टेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब कि वो ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कब मना किए थे? 1965 में। अपन ये ईयर भी याद सकते हैं, 1965 में जो है इंग्लिश को मना कर दिया गया था। और हिंदी तो ऑफिशियल लैंग्वेज है नहीं, ये तो आप याद रख सकते हैं। वन कैन स्पीक हिज और ओन लैंग्वेज विच लैंग्वेज ही शी वॉन्ट्स टू स्पीक, मतलब कि जो एक प्रत्येक आदमी अपने हिसाब से अपनी भाषा का प्रयोग कर सकता है। ऐसा कोई वो नहीं है कि सिर्फ आप एक पार्टिकुलर लैंग्वेज या हिंदी या इंग्लिश को ही बोल सकते हैं, आप अपनी अपनी भाषा को बोल सकते हैं। इसीलिए जो है अपने देश के में फेडरलिज्म को प्रैक्टिस करते हुए अलग अलग लैंग्वेजेस के हिसाब से स्टेट्स का डिवीज़न हुआ है, जिसमें अलग अलग लोग अपने अपने भाषाओं के हिसाब से रहते हैं। तो इसमें ये आपको समझ आ गया होगा कि वन कैन स्पीक हिज ओन लैंग्वेज विच लैंग्वेज ही शी वांट्स टू स्पीक, मतलब कि अपने हिसाब से जिसको जो लैंग्वेज बोलना है वो बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रतिबंध लगा है कि उसमें आप दूसरी भाषा नहीं बोल सकते, आप दूसरी भाषा भी बोल सकते हैं। और हिंदी इंग्लिश तो 40% लोग यूज़ करते हैं, बाकी लोग भी यूज़ करते हैं। फिर थैंक यू फॉर सपोर्ट, लाइक, सब्सक्राइब एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे को सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, ताकि दूसरों तक भी मेरी ये नॉलेज पहुंच पाए। और ये फेडरलिज्म चैप्टर इसी के साथ ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अगला वीडियो मेरा जल्द ही बनेगा।